और मैं चाहता था कि ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ की यात्रा जो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए दुनिया के मंचों पर इतनी जबरदस्त तरीके से भगवा को भी, भारत को भी, योग को भी, आयुर्वेद को भी प्रसिद्ध कर रही है, उससे शुरू करूं। लेकिन अब पहला सवाल वहीं से जहां से आपने शुरू किया। हम इस दिल्ली के उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहां पर रोज सुबह होती है, अरे आज तो AQI 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया। और मेरे जो ये फेफड़ों से जुड़े डॉक्टर मित्र हैं वो भी, और सामान्य बुद्धि भी ये कहती है कि भाई इसमें प्राणायाम मत करना, नहीं तो आप इस भ्रम को मतलब ये भ्रम है। दो चीजें हैं, एक तो दिल्ली वालों के फेफड़ों को यदि अलग करके देखा जाए या उनकी रियल उनकी फोटो ली जाए तो काले काले मिलेंगे। हमारे वाला जैसा यहाँ से लाल है फेफड़ा भी हमारा लाल मिलेगा भीतर से भी। और सच में दिल्ली वालों के फेफड़े जो सिगरेट बीड़ी आदि नहीं पीते उनके भी काले मिलेंगे। वो रोज सुबह आ रहा है, कभी 18 सिगरेट, कभी 25 सिगरेट, तो एक दिन में और इतनी उम्र घट गई और कितने लोग तो मर रहे हैं। ये पोल्यूशन, शुद्ध हवा, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, लेकिन जहर हम पी रहे हैं। तो फिर भी हम तो जहां रहते हैं वहां AQI 5 से लेकर के 10-15 रहता है। पर ये सब लोग तो नहीं जा सकते ना वहां, कभी 10 दिन चले गए। तो क्या इसमें प्राणायाम करना चाहिए, मेरा सीधा सवाल तो ये। आप कितना ही AQI हो उसमें थोड़े बहुत तो देखो धूल कण होंगे। AQI के मापने के वैसे 3 चीजें उसमें है, एक तो पूरा कार्बन है, फिर थोड़ी सी धूल के भी कण है, फिर उसमें धुंध में कुछ और भी थोड़ी नीचे आ जाते हैं सर्दी के अंदर। तो जो भी कुछ है, आपके फेफड़े यदि स्ट्रोंग हैं तो अंदर से उसको बाहर फेंक देंगे। तो आप घर में कर रहे हैं तो पर्दे डाल करके और खिड़कियां खोल करके करें, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन आती रहेगी। और फिर 10-15 दिन में मास्क लगा के पर्दे झाड़ दें तो धूल के कण काफ़ी तो उसी से रुक जाते हैं। बहुत महंगी महंगी मशीनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इतने नाजुक हो जाओगे यदि बहुत ज़्यादा मशीन लगाओगे कि घर के अंदर तो AQI तुमने कंट्रोल कर लिया, सड़क पे आते ही छींक मारोगे। तो ये एक तो ये चीज़ है। तो फेफड़े यदि मजबूत हैं तो वो गंदगी को बाहर फेंक देते हैं। हार्ट यदि स्ट्रोंग है तो अंदर कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन को बाहर फेंक देता है। लीवर यदि मजबूत है तो फैटी लीवर नहीं होगा, सब चीज़ों को बैलेंस करता है। अपनी बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी इज ए फाइटर। जैसे हमारे रोहन साहब हमारे योद्धा रहे, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन है साहब, आपका भी दर्शन हो गया हमें। हम तो बचपन से ही योग शक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति को जीते हैं और ये तो हमारे रोम रोम में सभी के है। तो हमारा शरीर भीतर से योद्धा है, वो हारना नहीं चाहता जी। न किसी बीमारी के सामने, सर्दी जुकाम बुखार, कोरोना, BP, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर में एपोप्टोसिस हमारा गड़बड़ा जाता है तो उससे भी लड़ता है शरीर। तो हम हर एक चीज से लड़ते हैं। सर्दी आ जाए तो उससे भी लड़ता है शरीर, अंदर से गर्मी पैदा करता है। इसलिए तो हमने नेचुरल हीटर ऑन कर रखा है, इसलिए हमें स्वेटर नहीं पहननी पड़ती। हाँ, मैं तो ये राज क्या है? तो ये माने शरीर सर्दी से भी लड़ता है, गर्मी से भी लड़ता है, हर तरह की परिस्थिति से हम लड़ते हैं। तो अपने भीतर की शक्ति को योग से हम जागृत कर सकते हैं। आपने अभी कहा कि कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने घर में तो एयर प्यूरिफायर लगाया और बाहर मास्क लगा के मॉर्निंग वॉक हो रही है। तो अब थोड़ा इसमें सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। ये देश हमारा है। देखो, हमें ये सोचना पड़ेगा कि केवल परिवार मेरा नहीं, ये जो मेरा जो चारों तरफ का परिवेश है, ये प्रकृति है, पर्यावरण है, नेचर है, इन्वायरमेंट है, देश की मिट्टी है, पानी है, मुझे इसको गंदा नहीं करना चाहिए। मैं स्नान भी करता हूँ तो 1-2 बाल्टी से ज़्यादा पानी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा पानी प्रयोग करना भी पाप है। मैं हवा को दूषित नहीं करता हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसे कूड़े में भी आग नहीं लगाता। जिस कूड़े को सड़ाया जा सकता, खाद बनाया जा सकता, उसको सड़ाते, जिसको रिप्रोसेस किया जा सकता रिप्रोसेस करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है। मेरे लिए ये पूरी प्रकृति मेरी माँ है, तो माँ का हम उपयोग तो कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं। माँ का उसका जो है जैसे माँ ना, उसका हम स्तनपान करें तो उसके बेटे बेटियां हम बड़े होते हैं, लेकिन उसका रक्तपान करने लग जाएं तो हम कातिल कहलाएंगे। ऐसे ही हमें प्रकृति माता का, धरती माता का और भारत माता का सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही रामदेव जी ने, और हम सम्मान करेंगे तो शायद ये दिल्ली के AQI को कम कर पाएंगे। उस AQI को कम करने के साथ साथ अब हम हरियाणा में जहाँ बैठे हैं, आपकी जन्मभूमि है, यहीं से बहुत करीब लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होगी।
कैसा रहा वो बचपन और वो कौन सा क्षण था जब आप ये इस तरफ मुड़ गए? मैंने ये भी पढ़ा कि कहीं वो जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी उसकी बजाय मेरे मन में बचपन से ही विद्रोह था मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रति। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया तो मुझे लगा मुझे अंग्रेजों का मानस पुत्र नहीं होना है, मुझे अपनी ऋषि परंपरा से पढ़ना है। यद्यपि आज भी वो स्कूल है जहां मैं पढ़ा हूं, सैयद अलीपुर का, शहबाजपुर का, पूरे स्कूल में हमको तो ये पता नहीं था कि स्टेट में देश में भी कोई प्रथम होता। हमको स्कूल में हम प्रथम, तो हम ही प्रथम है। पर मैंने पढ़ा कि आपको तभी से मैकाले से घृणा तो तभी से है। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है मैकाले के। और अब उस मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी पतंजलि की ओर से हो रहा, भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति बदलनी ही चाहिए। तो मैंने कहा मुझे अंग्रेजों का मानस पुत्र नहीं बनना है। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ये किसी भी प्रकार के गिलाने और कुंठा मुझे मंजूर नहीं। तो मैं तो पूरे आजाद ख्यालों का हूं। बचपन से ही कुछ ऐसा संयोग हुआ कि महर्षि दयानंद को पढ़ लिया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके मन में प्रेरणा जगी कि मुझे गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ना है। और अभी भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल हम चलाते हैं। हमारे बच्चे जहां साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, AI और AI के साथ RI और SI सब पढ़ते हैं, माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन हमारे बच्चे को कम से कम एक बच्चे को 11 से लेकर के 25 शास्त्र भी कंठस्थ होते हैं। और सनातन के गौरव से इतना अपलावित होता है, वो कहता है मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं, मेरे पिंड में ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का प्रतिनिधि हूं, मैं ऋषिकाओं का वंशधर हूं, मेरे भीतर राम का रामत्व है, कृष्ण का कृष्णत्व है, शिव का शिवत्व है। मुझे राम और कृष्ण के सारे सपनों को साकार करना, इस धरती पर सनातन को वर्तमान में मुझे उतारना है अपने कर्म और आचरण के द्वारा। ये विचार हम बच्चों में भरते हैं, यही संस्कार हम उनमें भरते हैं। और इन्हीं विचारों और संस्कारों से बचपन से हम प्रेरित रहे। और बस एक ही ध्येय था, मुझे नहीं पता था कि मुझे दुनिया इतना बड़ा योगी बना देगी, इतना उपयोगी भी बना देगी, कोई कर्म योगी बना देगी। लेकिन चरय वेति विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ मेरे जीवन के सूत्र रहे, चलते रहे और आज अमर उजाला के अमर उजाले में पहुंच गए। थैंक यू तन्मय जी, थैंक यू। 77 वर्षों की यात्रा है रामदेव जी अमर उजाला की। 18 अप्रैल 1948 से शुरू करके यहाँ पहुंचे हैं और अब चाहते हैं कि देश जब स्वर्णिम शताब्दी की ओर जा रहा है तो उसमें अमर उजाला अपना क्या योगदान। अरे ये हरियाणा से लेकर के उत्तराखंड जहां हम रहते हैं वहां से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के आप साहब, तो आप तो जो है मैं तो कहूँगा आप जहां तक पहुंचोगी वहीं उजाला आपके साथ साथ चलेगा। मेरी शुभकामनाएं। आप खाली 3, 4, 5 स्टेट में नहीं, पूरे राष्ट्र में आप पूरे उजाला फैलाते चलें और हम तो अमरता के ही गीत गाते रहें। शुद्धों से निरंजनों सी संसार माया परिवर्जित सी अमर असी, अमर हैं हम, आत्मा तो अजर मर नित्य विनाशी है। क्या बात है। आपने ठीक बताया कि हम यहाँ पर 22 संस्करणों के साथ 7 राज्यों में तो है ही, लेकिन डिजिटली हम अन्य सभी हिंदी भाषी राज्यों में भी। और आप डिजिटल के हेड है, मुझे पता लगा। जी डिजिटल का काम देख रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि उस तरीके से अमर उजाला से जुड़ने और सेवा करने का अवसर मिला। आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि वो मैकाले का विद्रोह वहां पहुंच गया जहां पर आपने इतना बड़ा अपना। नहीं, दुर्भाग्य है इस देश में जयदीप जी। देखो, कोई भी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड ऐसा नहीं है जहां पर सनातन बोध के साथ, आत्म बोध के साथ, अपने पूर्वजों के सम्यक इतिहास बोध के साथ शिक्षा दी जाती हो। मैं किसी सरकार को कोसता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि हम इतने जड़तावादी हो गए हैं, जो चीजें चल रही हैं, अरे बोल चल रहा है, चलने दो ना। सारे स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम, उनके कंटेंट बदलने चाहिए। जिन मुगलों ने, आक्रांताओं ने देश को लूटा, उनको हम महिमा मंडित कर रहे हैं अभी भी। जो स्थान जितना होना चाहिए अपने पूर्वजों को, हमें इतिहास में 80% स्थान देना चाहिए। इन लुटेरे अंग्रेजों को और मुगलों को इनको 10-20% में पढ़ा के निपटा देना चाहिए। इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक इसलिए टोक रहा हूं कि लोग इसको शिक्षा का भगवाकरण कह के आरोप लगाते हैं। नहीं, भगवाकरण तो हम भीतर से सब भगवाई हैं, थोड़ा सा भी अंदर से डालोगे तो सबके भीतर रक्ति लाल ही है। तो ये सब अब ऐसा है, देखो ये भगवा पगवा अब जो है कोई चलने वाला नहीं है। लोग खूब कोशिश करके देख ली। ये बात तो पक्की है कि भारत एक सनातन परंपरा का देश है। और सनातन कहते किसको है? जो शाश्वत सत्य है, उनको कोई नकार नहीं सकता। मैं तो सोचता हूं, जब पीछे थोड़ा जाकर के देखता हूं तो 250 साल पहले आप किसी भी आजकल तो जो है चैट जीपीटी से लेकर के, ग्रोक से लेकर के तमाम तरह के आर्टिफिशियल टूल बने हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 200 साल पहले इतनी बड़ी थी
कि 100 ट्रिलियन तो मात्र 10 बड़े परिवार, व्यक्ति या कंपनियां लूट करके गए, केवल 10। 100 ट्रिलियन जो आज पूरे विश्व की कुल अर्थव्यवस्था है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं मैं। आप देखो कितना महान रहा होगा, जो देश इतना समृद्ध था उसको दरिद्र बना दिया हमने। अब कहते हैं जी रुपए की कीमत जो है अब पहले 90 बोला, अब तो सबसे निचले स्तर पर, इकान पर आ गया। मैं तो दिन देखना चाहता हूं जब रुपए डॉलर के ऊपर राज करे। ऐसा हम सब पुरुषार्थ करते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। इसमें 5, 10, 20, 25 साल लगेंगे और हमें करना होगा। और जिस दिन ये होगा, जिसके पास 1 करोड़ होंगे वो 90 करोड़ का मालिक कहलाएगा, 1 लाख होंगे 90 लाख का, करना पड़ेगा।